आप सबको मेरा बहुत नमस्कार। आज हम एक पॉलिटी का एक लेक्चर जिसके अंदर हम कवर करेंगे भारतीय संविधान की कुछ रेट्स। सबसे पहले हम रेट का मतलब जानते हैं, इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इन कॉमन लॉ a writ is a formal written order issued by a body with administrative or judicial jurisdiction. In modern usage, this body is generally a court. भारत एवं दुनिया के कई देश जहाँ पर रिट्स का इस्तेमाल होता है। रिट एक ऑर्डर होता है, एक रिटन ऑर्डर होता है जिसे कोई भी संस्था, जिसे सरकार ने या कानून ने ताकत दी है, किसी भी चीज़ को, ऐसी कोई भी चीज़ जिसे सरकार के द्वारा या कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो इस इशू को ऑर्डर कर सकती है, कोई भी ऐसी चीज़, उसे हम क्या कहते हैं? रिट्स कहते हैं। ये बहुत टाइम पहले जो ब्रिटेन के जो किंग थे वो लोग इस चीज़ को इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है जी, रिट्स का इस्तेमाल किया करते थे। रिट्स का जो इंग्लिश में मतलब होता है वो चाबुक होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की अगर मैं आपसे बात करूं, रिट्स आर रिटन ऑर्डर फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दैट कमांड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर इंडियन सिटीजन अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट। भारत के जितने भी नागरिक हैं, जब भी उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का इस्तेमाल करते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते हैं, जहां पर जाकर वो इन चीज़ों को देखते हैं कि किस तरीके से हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें बचाया जा सके। भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है 32, ठीक है जी, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के लिए ही डाला गया है। ठीक है जी, और जो आर्टिकल 32 है वो सुप्रीम कोर्ट को ताकत देता है रिट्स को इशू करने की भारतीय संविधान के अंदर। और आर्टिकल 226 यहाँ पे जो दे रखा है आपको, आर्टिकल 226 ये देता है हाई कोर्ट को ताकत कि वो रिट को इशू कर सके भारत के अंदर। तो आर्टिकल 32 ये भारतीय संविधान के अंदर सुप्रीम कोर्ट को ताकत देता है कि वो रिट को इशू कर सकते, और आर्टिकल 226 ये ताकत देता है भारतीय हाई कोर्ट को कि वो रिट को इशू कर सके। रिट क्या होती है? एक रिटन ऑर्डर होता है जिसे भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू करता है। भारतीय जो नागरिक हैं उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको जो एक्सप्लॉयटेशन होता है या उनको रोका जाता है या उनको वंचित रखा जाता है उनके फंडामेंटल राइट्स से, उनके लिए आर्टिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। भारतीय संविधान के जो मेन एक आइकॉन हैं, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, वो हैं श्री भीमराव अंबेडकर जी, जिनकी ये तस्वीर है। इन्होंने आर्टिकल 32 को कहा था सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32। तो एग्जाम्स में बेसिकली सवाल आते हैं कि कौन सा आर्टिकल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, जिसे कहा जाता है सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये श्री भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था ये फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। बहुत अच्छा आर्टिकल इन्होंने ये इंक्लूड करा। ये है आर्टिकल नंबर 32। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर पार्ट जो 3 है वो डील करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ। भारतीय संविधान ने हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। ठीक है जी, जो छठा फंडामेंटल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है जी, आर्टिकल 32 से लेकर आर्टिकल 35 तक ये है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको आज हम फोकस करेंगे, जिसमें हम अपनी रिट्स का जो है जिक्र करेंगे। आगे बढ़ते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, पार्ट 3 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल है वो प्रोवाइड करता है लीगल रेमेडीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दीज राइट्स अगेंस्ट द वायलेशन बाय द स्टेट और अदर इंस्टीट्यूशनल इंडिविजुअल्स। पार्ट जो 3 है उसका जो छठा फंडामेंटल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वो हर भारतीय को ये ताकत देता है
कि राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या कोई भी व्यक्ति विशेष हो, अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन करता है, एक्सप्लॉयटेशन करता है, तो आप डायरेक्टली कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। इट एंटाइटल्स द सिटीजन ऑफ इंडिया टू मूव सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ दीज राइट। कोई भी भारत का नागरिक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है इन्फोर्समेंट करवाने के लिए अपने फंडामेंटल राइट्स की। द स्टेट इज फॉरबिडन फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ दैट मे बी कन्फ्लिक्ट विद द फंडामेंटल राइट। भारत का जो संविधान है वो भारत सरकार को एवं भारत की लोकसभा राज्यसभा को ये कहता है कि आप कोई भी ऐसा राइट नहीं बनाएंगे जो फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करे। ठीक है जी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है। संवैधानिक उपचारों संबंधी मूल अधिकार का प्रबंधन अनुच्छेद 32 से 35 तक किया गया है। संविधान के भाग 3 में, जैसे मैंने आपको बताया, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है। यदि मूल अधिकारों का राज्य द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो राज्य के विरुद्ध न्याय पाने के लिए संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है और 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट रिट्स को इशू करता है। तो अभी तक हमने पढ़ा पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें छठा फंडामेंटल राइट था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें यह बताया गया कि आर्टिकल 32 आप सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं, आर्टिकल 226 आप जा सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर, कि अगर आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बाकी 5 बचे हैं, अगर उनका हनन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है सरकार के द्वारा, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा एवं भारत सरकार के द्वारा, किसी के भी द्वारा। हमारे संविधान के अंदर हमें 5 रिट्स दी गई हैं। पहली है हैबियस कार्पस, दूसरी है मैंडामस, तीसरी है प्रोहिबिशन, चौथी है सर्टियारियो, 5वीं है क्वो वारंटो। ये 5 रिट्स हैं भारत के संविधान के अंदर जो हमें दी गई हैं। ठीक है जी। हैबियस कार्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियारियो और क्वो वारंटो, ये 5 रिट्स हैं भारत के संविधान के अंदर। ठीक है, बढ़ते हैं हम आपका आगे। देखिए, सबसे पहले इस डायग्राम को आप समझिए। एक व्यक्ति जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इसके बेटे को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। इनसे इसका दोस्त पूछता है क्या हुआ भाई, तो ये व्यक्ति कहते हैं, आप ध्यान से केस को समझिए। केस 1, मेरे बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसने कुछ नहीं किया है और मैं उसके ठिकाने को भी नहीं जानता हूँ कि पुलिस उसे कहाँ लेके गई है। बेसिकली हुआ क्या है, ये जो व्यक्ति हैं, इनके सन को अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने और इनको कुछ नहीं पता कि उसके वेयर अबाउट्स के बारे में, कि वो कहाँ पर है, कहाँ उसको लेके गया गया है। अब उनका जो मित्र है वो एक वकील है, वो कहता है आप टेंशन मत लीजिए, हम अपनी एक रिट है हैबियस कार्पस, उसका प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैबियस कार्पस। नेक्स्ट डे वो कोर्ट में जाते हैं और जज को बताते हैं। अगर वो हाई कोर्ट जाएंगे तो वो इस्तेमाल करेंगे 226 आर्टिकल का, और अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वो इस्तेमाल करेंगे आर्टिकल 32 का। तो वो कोर्ट में जाते हैं, वो कहते हैं, पुलिस वाले से पूछा जाता है कि क्या आपने इनके बेटे को गिरफ्तार किया है और किस आरोप में किया है, आरोप बताइए आप। ठीक है जी। लेकिन पुलिस के पास कोई जवाब नहीं होता है। तो जो जज है वो कहता है हैबियस कार्पस, इसके अनुसार कृपया उसे अदालत में लेके आओ। आपको लेके आना पड़ेगा उसको अदालत के अंदर। जब उसके बच्चे ने कुछ करा नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए। ठीक है जी। तो जज जो है उनको, पुलिस को ऑर्डर देते हैं। ये होती है हैबियस कार्पस। हैबियस कार्पस का मतलब होता है टू हैव ए बॉडी। आप उस व्यक्ति की बॉडी को हमारे सामने पेश करिए। ठीक है जी। अब हम देखते हैं इसकी लीगल टर्म में क्या है। हैबियस कार्पस, हैबियस कार्पस का लिटरली में जो मतलब होता है वो होता है टू हैव ए बॉडी, हमें बॉडी चाहिए। दिस रिट इज इशूड टू रिलीज ए पर्सन हु हैज बीन अनलॉफुली डिटेन्ड और इम्प्रिजन्ड। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसे अनलॉफुली जेल में डाल दिया गया है, किसी पुलिस के द्वारा बंदी बना के रख लिया गया है या किसी भी पर्सन के द्वारा बंदी बना के रख दिया गया है। बाय वर्चू ऑफ दिस रिट
द कोर्ट डायरेक्ट द पर्सन सो डिटेन्ड टू बी ब्रॉट बिफोर इट टू एग्जामिन द लीगलिटी ऑफ हिज डिटेंशन। जो कोर्ट होता है वो पुलिस को या किसी भी अथॉरिटी को जो भी उसको अरेस्ट करके लेके गया उसको ये बोला जाता है कि आप उसकी बॉडी को, उस पर्सन को हमारे सामने लेके आइए, हम देखेंगे कि उसको जो डिटेंशन में आप लेके गए हैं वो सही है कि गलत है। ये कोर्ट आपको देगा, ठीक है जी, रिमांड देगा या उसको जेल भेजेगा, जो भी है वो कोर्ट करेगा, आप नहीं कर सकते हैं। इफ द कोर्ट कंक्लूड्स दैट द डिटेंशन वाज अनलॉफुल देन इट डायरेक्ट्स द पर्सन टू बी रिलीज इमीडिएटली। अगर कोर्ट को लगता है कि ये अनलॉफुली आपने उसको गिरफ्तार कर रखा है तो आपको उसको तुरंत उसी वक्त जो है आपको छोड़ना पड़ेगा। ये होती है रिट आपकी हैबियस कार्पस। यह रिट उस अधिकार के विरुद्ध दायर किया जाता है जो किसी व्यक्ति को बंदी बनाकर रखता है। इस रिट को जारी करके कैद करने वाले अधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट में पेश करे। अगर वो उसको नहीं ले पाता है कोर्ट के अंदर तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। मान लीजिए अगर आपको कोई पुलिस वाला अरेस्ट करके ले गया अनलॉफुली तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी कोर्ट के द्वारा, और अगर आपको लीगली लिया गया तो आपके द्वारा आपके ऊपर करी जाएगी। ठीक है जी। तो हैबियस कार्पस का ये मतलब होता है कि आपको बॉडी चाहिए कि उस व्यक्ति को आप क्यों और किस जुर्म में आप उसको अंदर कर रहे हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब किस किस केस में आप लेके आते हैं। अगर आपने 24 घंटे से पहले आपने उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करा, ठीक है जी, अगर उसने कोई लॉ ही नहीं तोड़ा है, आपने तब उसको अरेस्ट कर लिया, मान लीजिए रोड पे चल रहा आपने उसको ऐसे अंदर डाल दिया, ठीक है जी, और आपने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली उसको आपने अरेस्ट कर रखा है, ठीक है, जिसने कुछ करा नहीं है तो आपने उसको बेफालतू का जेल में डाल के रखा हुआ है। ये जरूरी नहीं है कि आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई दोस्त, कोई भी व्यक्ति इस रिट को दायर कर सकता है। हाई कोर्ट में जाएगा तो आर्टिकल कौन सा इस्तेमाल करेगा, 226 हाई कोर्ट के लिए, और अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो आर्टिकल कौन सा इस्तेमाल करेगा, आर्टिकल नंबर 32। कोई भी व्यक्ति, आपका मित्र हो, कोई दोस्त हो, आपके बिहाफ पे कोई कर रहा हो, फैमिली मेंबर हो, एनीवन, ठीक है जी, ये रिट को दायर कर सकता है हैबियस कॉर्पस। बढ़ते हैं आगे, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं मैंडेमस। देखिए मैंडेमस का मतलब क्या होता है। सबसे पहले एक बिजनेसमैन है, सरकार उसे कहती है कि हमें ना एक डैम बनवाना है, ठीक है जी, डैम बनवाना है। वो कहता है जी ठीक है हम बना देंगे आपका डैम, बना देंगे डैम। वो सरकार उसको कहती है कि ठीक है हम आपको पैसा भी देंगे, आपको रोड भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये क्या करता है, कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर देता है, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो क्या करता है, चालू करता है। वो सरकार के पास जाता है और सरकार को कहता है जी हमने तो डैम बना के तैयार कर दिया, अब आप हमें पैसे दे दो। सरकार को डैम बनाने का, सरकार ने कहा डैम बना के दो, तो उस बंदे ने डैम बना के दे दिया। अब सरकार कहती है नहीं हम आपको कोई पैसा नहीं देंगे। ये सरकार का एक स्टैंड है। वो कहता है कोई बात नहीं, मत दीजिए, मैं कोर्ट में जाऊंगा। अब वो कोर्ट में किसका इस्तेमाल करेगा, वो कोर्ट में इस्तेमाल करेगा मैंडेमस का। किसका इस्तेमाल करेगा, मैंडेमस का। मैंडेमस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वी कमांड। जो सरकार है वो कमांड करती है, जो कोर्ट है वो कमांड करता है सरकार को या किसी भी विशेष व्यक्ति को, किसी भी सरकारी पद पे बैठे व्यक्ति को कि आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे हैं। द लिटरली मीनिंग ऑफ दिस रिट इज वी कमांड। इसका मतलब क्या है, कोर्ट आपको कमांड करेगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। दिस रिट इज यूज्ड बाय द कोर्ट टू ऑर्डर द पब्लिक ऑफिशियल हु हैज फेल्ड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी और रिफ्यूज टू डू हिज ड्यूटी और टू रिज्यूम हिज वर्क। वो कहते हैं अगर आपने अपनी ड्यूटी से आप पीछे हट रहे हैं या आपने कुछ भी ऐसा करा है जो आपकी ड्यूटी के खिलाफ है तो कोर्ट आपको बोलेगा कि आप अपनी ड्यूटी को पूरी करिए। Beside public official, mandamus can be issued against any public body or corporation, an inferior court, a tribunal or a government for the same purpose। किसी के भी तहत, मान लीजिए सरकार ने ग्रीन ट्रिब्यूनल को बोला कि आपको पेड़ लगाने हैं, पेड़ लगाने का काम पूरा नहीं हुआ, सरकार कोर्ट में भी जा सकती है, कोर्ट में मैंडेमस लगा सकते हैं कि आपने काम क्यों नहीं करा है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हैबियस कॉर्पस आप पब्लिक
एवं प्राइवेट दोनों के खिलाफ लगा सकते हैं, लेकिन जो मैंडेमस होती है वो आप पब्लिक में ही लगा सकते हैं, सरकार के खिलाफ ही लगा सकते हैं, गवर्नमेंट मशीनरी के खिलाफ लगा सकते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जियो ने आपका नंबर बंद कर दिया कोई किसी कारण, तो आप कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकते कि मेरा नंबर क्यों बंद करा है, वो प्राइवेट बॉडी है, वो कुछ भी कर सकती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। टू इन्फोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट पॉजेस स्टैट्यूटरी फोर्स, to order someone to work when the kind of work is discretionary and not mandatory, to enforce contractual obligation। याद रखिएगा जो मैंडेमस कमांड होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंडेमस कमांड ना तो भारत के राष्ट्रपति के ऊपर ना ही गवर्नर के ऊपर इशू की जा सकती है। मैंडेमस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नर्स, ठीक है जी, एंड अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है जी, और इनके खिलाफ मैंडेमस रिट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यह रिट न्यायालय द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब कोई लोक अधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन से इनकार करे और जिसके लिए कोई अन्य विधिक उपचार प्राप्त ना हो। इस रिट के द्वारा किसी लोक पद के अधिकारी के अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय एवं निगम के अधिकारी को भी यह आदेश दिया जा सकता है कि वह उसे सौंपे, ठीक है जी, और उस काम को किया जाए। तो मैंडेमस बेसिकली तब करी जाती है जब गवर्नमेंट मशीनरी काम नहीं करती है, कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, तो कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है और कोर्ट कहता है कि हम आपको डायरेक्ट करते हैं, आपको ये काम करना पड़ेगा। लेकिन मैंडेमस भारत के राष्ट्रपति, गवर्नर्स और जो हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, क्या ये रिट होती है, इस रिट को किस तरीके से इस्तेमाल होता है। देखिए एक स्टोरी के खिलाफ मैं आपको बताता हूँ। ये एक व्यक्ति है, इन्होंने एक स्कूल तैयार करा है। मैंने सभी लाइसेंस ले लिए लेकिन हाई कोर्ट ने मेरे स्कूल को सील कर दिया। इन्होंने अब सब लाइसेंस ले रखे हैं, पता नहीं क्यों हाई कोर्ट ने इनके स्कूल को क्या कर दिया, सील कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई ऑर्डर ये देता है कि आपने जो ऑर्डर दिया हम इसके ऊपर स्टे लगाते हैं। तो बेसिकली जब हायर अथॉरिटी या हायर हमारा जो जुडिशियल स्ट्रक्चर है वो इंफीरियर स्ट्रक्चर, जो हमारा छोटे वाला जो स्ट्रक्चर होता है, उसको मना कर देता है, उसके ऊपर स्टे लगा देता है, उस रिट को बोलते हैं प्रोहिबिशन। ठीक है जी। तो अगर मैं आम भाषा में कहूँ कि ये स्टे ऑर्डर है तो आप इसे मान सकते हैं कि इसे स्टे ऑर्डर है। ठीक है जी। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड। A court which is in higher position issues prohibition writ against a court which is lower in position to prevent the latter from exceeding its jurisdiction or a jurisdiction that it does not possess। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज को ये कह सकते हैं कि आपका जो ऑर्डर है ये गलत है और हम इस ऑर्डर के ऊपर स्टे लगा देते हैं, इस ऑर्डर को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है जी, चेंज किया जा सकता है ऑर्डर। फॉर एग्जांपल किसी को अगर हाई कोर्ट में फांसी की सजा हुई है तो सुप्रीम कोर्ट उसे उम्र कैद में बदल सकता है। ठीक है जी। रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन ओनली बी इशूड अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज। इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल बॉडीज। जो प्रोहिबिशन की जो रिट होती है ये केवल हमारी न्यायपालिका जो होती है उसी के बीच में घूमती है। ये हमारी सरकारों के अंदर, हमारा जो नगर पालिकाएँ हैं, हमारा जो बाकी जो स्ट्रक्चर है या प्राइवेट बॉडीज़ हैं, उनमें इस रिट का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है। आम बोलचाल में देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आम बोलचाल में, सॉरी, देखिए आम बोलचाल में इसे स्टे ऑर्डर के रूप में जाना जाता है। आपने स्टे ऑर्डर देखा होगा, जो कोर्ट स्टे ऑर्डर लगाता है किसी भी ऑर्डर को रोकने के लिए, जो सरकार जो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम होता है उसे रोक देता है। जब कोई निचली अदालत या अर्ध न्यायालिका निकाय एक विशेष मामले में अपने अधिकार क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों को अतिक्रमित कर किसी भी मुकदमे में सुनवाई करती है तो सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोई भी उच्च न्यायालय द्वारा
रिट जारी की जा सकती है, मतलब प्रोहिबिशन रिट हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है वहीं पे जारी की जा सकती है, और जो उच्चतम न्यायालय है वो निचतम न्यायालय के किसी भी ऑर्डर को रोक सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रिट है हमारी रिट ऑफ सर्टियारियो। इसमें क्या होता है, ये भी हमारे कोर्ट सिस्टम के लिए होती है। जैसे आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिल्ली बम विस्फोट मामले के सभी विवरणों के बारे में हमें जानकारी दे, मतलब कि जो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए जितनी भी उसकी जानकारियां हैं, दिल्ली हाईकोर्ट को आ गया कि आप सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर करिए। कोई भी ऐसा केस, ठीक है जी, वो जो सुपीरियर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को कह सकता है कि हमें ट्रांसफर दीजिए या हम इसके ऊपर फैसला सुनाएंगे। ठीक है जी, पढ़ते हैं इस रिट के बारे में। The literal meaning of this writ of certiorari to be certified or to be informed. This writ is against issued by a court higher authority to lower court. Higher court के द्वारा lower court को जारी की जाती है या ट्रिब्यूनल को जारी की जाती है कि या तो आप अपने पेंडिंग केस को हमारे यहाँ पे ट्रांसफर करिए या हम उस केस का फैसला सुनाएंगे। It is issued on the grounds of an excess of jurisdiction, of lack of jurisdiction or error of law. या तो jurisdiction नहीं है उस कोर्ट के पास, या बहुत समय लग रहा है, या कोई एरर है, तो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ये रिट जारी कर सकता है। इट नॉट ओनली प्रिविलेंट बट आल्सो क्यूर फॉर द मिस्टेक इन द जुडिशरी। ये बहुत अच्छी रिट होती है। ठीक है जी, दिस इज जनरली डन बिकॉज सुपीरियर कोर्ट बिलीव दैट आइदर द इंफीरियर कोर्ट हैड नो जुरिस्डिक्शन और कमिटेड एन एरर ऑफ लॉ, thus दिस रिट इज इशूड। ठीक है जी, अगर हायर कोर्ट को लगता है कि जो लोअर कोर्ट है इसको फैसला नहीं सुना पा रहा है या फैसला ठीक से नहीं दे पा रहा है या कोई भी एरर आ रहा है, तो जो हायर अथॉरिटी होती है वो लोअर कोर्ट को ये कह सकती है कि या तो आप इस केस को हमारे यहाँ ट्रांसफ़र करिए या हम इस केस के ऊपर फैसला सुनाएंगे। ठीक है जी, ये रिट होती है। ठीक है जी, ये कुछ केसेस होते हैं जब इस रिट को इशू करा जाता है, जैसे कि want of jurisdiction, excess of jurisdiction, abuse of jurisdiction, absence of jurisdiction, violation of nature of justice, fraud हो रहा है या error on the face of record। ठीक है जी, हाँ एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, मेरे ख्याल से error on the face of record हमारी इंडिया में आज तक नहीं हुए, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा इसके बारे में। ठीक है जी, चलिए को वारंटो पढ़ते हैं। ये रिट बहुत अच्छी है। ये रिट होती है किस अधिकार से आपने इस पद को संभाला हुआ है। जैसे मैं आपको देखो, एक नेताजी हैं, जीत के आए हैं, ये कहते हैं जी मैंने तो चुनाव नहीं जीता फिर भी मैं मंत्री हूँ। आ गया जी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, कहते हैं जी क्या अधिकार है आपका, हम आपको इस पद से हटा रहे हैं। ठीक है जी, को वारंटो, किस अधिकार क्षेत्र से आप इस काम को कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस रिट को इशू करता है किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को। इस रिट में कहा जाता है कि आपके पास क्या अथॉरिटी है इस ड्यूटी को परफॉर्म करने की। ठीक है जी, को वारंटो कैन बी इशूड ओनली व्हेन द सब्सिट्यूट पब्लिक ऑफिस ऑफ ए परमानेंट कैरेक्टर created by a statute or by the constitution in word. It cannot be issued against private or ministerial office। ठीक है जी, इसे हम मंत्रालयों के खिलाफ या प्राइवेट सेक्टर में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, इस रिट को उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी एक पब्लिक पोस्ट को धारण करता है जिसे धारण करने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं है। इस रिट द्वारा न्यायपालिका लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। यदि उसका दावा सही नहीं है तो वह उस पद के निशासन कर देता है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि राष्ट्रपति बनने की जो एज है वो 35 है। ठीक है जी, एक व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति बन जाते हैं, 34 साल 11 महीने और 30 दिन, एक दिन का फर्क आ जाता है, तो उस केस के अंदर भी हम कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट में कह सकते हैं जी एक दिन का फर्क है। अब ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसको क्या फैसला देना है। मे बी वो एक दिन के बाद शपथ दिलवाए, ठीक है जी, या उनकी वैधता को खत्म कर दे, वो कोर्ट को फैसला करने का अधिकार है। ठीक है जी, और ये 5 रिट्स खत्म हो गई हैं। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू।